और इन सब के बीच में हमारे साथ सीपी कटारिया हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पूर्व फायर इंचार्ज। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और आपको हमारे सहयोगी दीपक चावला भी नजर आ रहे हैं, जो लगातार इस मामले को लेकर हर जानकारी दर्शकों तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही रहेगा कि क्या लूप होल्स इस घटनाक्रम में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको भी जानकारी होगी कि एसएमएस अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर क्योंकि सिस्टम का फेलियर बता रहे हैं जो परिवार वाले हैं, वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं कि जब हम अंदर रहे किस तरह की दिक्कतें सामने आई, क्या हमने फेस किया और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पूर्व फायर इंचार्ज हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखने की अस्पताल प्रशासन का ज़रूरत है ताकि ऐसी जो घटना सामने आई है दर्दनाक, ये फिर से ना हो। आग यानी कि अधिकतर घटना पुराने भवनों में होती है। पुराने 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो भवन है वहाँ अग्निशमन की घटना कम होती थी, तो फायर सेफ्टी के कोई साधन भी नहीं होते थे। अब फायर सेफ्टी की, अब इनकी पुराने भवनों की ईयरली सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए, जिससे कोई चीज कमी है तो उसकी पूर्ति हो जाए। और दूसरा, जो नए भवन बनते हैं ये सारे पीडब्ल्यूडी बनाते हैं, तो पीडब्ल्यूडी को भी पाबंद किया जाना चाहिए कि फायर सेफ्टी के साधन पूरे रखे जाएं। इसके अलावा हर आईसीयू हर इसके अंदर एक इमरजेंसी गेट जरूर होना चाहिए, जिससे वो बाहर निकल सके, उसको खोल दिया जाए तो धुआं पास हो सके और जिससे दम घुटने की घटनाएं कम हो। और पुराने भवनों के अंदर अगर अब नया वो लगा फायर सेफ्टी के साधन के लिए किसी को बुलाया जाता तो बहुत बड़ा खर्चा मांग बताते हैं वो। तो इसके लिए सरकार को खर्चे का, लागत का और कोई नॉर्म्स भी फिक्स कर देना चाहिए, जिससे भवन निर्माता, भवन मालिक वो उस पर अंदर अग्नि सेफ्टी के साधन जुटा सके। इनका सबका ये निरीक्षण बहुत जरूरी है। जी सर। खाली नगर निगम नोटिस दे करके छोड़ देता है, तो नोटिस देना है ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा पब्लिक पर भी जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे वो ऐसे अस्पताल में जाए, वहां जाते ही देखे कि ऐसा कुछ फायर सेफ्टी के कोई साधन है या नहीं। वो अगर पेशेंट को लेके जाएंगे, अगर हॉस्पिटल या ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोचिंग संस्थाएं हैं, अगर वो वहां पे एडमिशन ही जब करवाएंगे जब फायर सेफ्टी के साधन हो, तो वो भी अपने आप सारे साधन जुटाएंगे। जी सर। अच्छा सर, ये जो घटनाक्रम सामने आया अभी, जो लगातार हम तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या क्या इसमें लूप होल्स, आपको क्या लगता है कौन कौन से लूप होल्स यहाँ पर रहे हैं? लूप होल्स तो ये कि वहाँ साधन जो थोड़े बहुत थे वो काम नहीं कर रहे थे, वो पूरे साधन थे भी नहीं तो पूरे साधन होते तो अपना वो सेंस से पकड़ लेता और पानी की बरसात होती, पानी से अपना आग भी बुझ जाती है, इतनी कैजुअलिटी भी नहीं होती। जी। अच्छा, ये भी आप बताइए दर्शकों को कि अगर ऐसा कुछ होता है कि धुआं निकलने लगता है या अंदेशा होने लगता है कि आग लगने वाली है, उस वक्त त्वरित तौर पर क्या किया जाए? ये तौर पर सारे दरवाजे खिड़की तोड़ के या खोल के निकाल, कांच के भी हैं तो तोड़ देने चाहिए और धुआं निकलने देना चाहिए और पेशेंट और इनको सबको बाहर आ जाना चाहिए। कांच की जहाँ खिड़की होती है वहां पर कोई ना कोई वेपन से ऐसा कोई चीज रखना चाहिए जिससे कांच को तोड़ा जा सके। क्योंकि आईसीयू है तो सब चीजें ऐसी के कारण बिल्कुल पैक होती है। पैक होने से क्या दम घुटने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और रूटीन के अंदर भी कभी ऐसी बंद भी हो जाता है तो भी दम घुटने की संभावना हो जाती है। इसलिए कांच को तोड़ने के लिए कोई विपन वहां रखा जाना चाहिए। जी सर, आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि सवाल कई सारे हैं और क्योंकि आप महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, क्या इस पूरे घटनाक्रम में होना चाहिए था। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार आप, और क्योंकि इन सबके बीच में अभी हमने सुना था टीकाराम जूली से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल निशान खड़े किए थे। अभी की ताज़ा अपडेट कुछ मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय एसएमएस मुर्दाघर में हूँ, जहाँ पर डेड बॉडी जो है वो रखी हुई है। पीछे आपको मैं दिखाऊंगा तो एम्बुलेंस आपको दिखाई देगी, एक एम्बुलेंस और 2 एम्बुलेंस और उसके पीछे
3 एम्बुलेंस की जो कतारें हैं वो यहाँ पर जो है वो लगी हुई है और एक एक करके डेड बॉडी जो है वो रवाना किया जा रहा है। कुछ परिजन जो है वो डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे, तो कुछ ले भी रहे हैं। एक भरतपुर से दिगंबर थे, उनकी सवाई माधोपुर से दिगंबर, आप उनके भाई हैं, क्या हुआ था बताइए। सर ये शाम 7 बजे की बात है। तो गांव के नज़दीक एक सीसोलाव नाम का गांव है, तो वहां से आ रहे थे तो अचानक गाय के टक्कर लगने जाने से उनके थोड़ी चोट लगी। तो हमारे पास में बोली एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ गए हम, तो वहाँ बोले कि वो रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए। तो यहाँ हम 9 बजे आ गए थे सर। तो 9 बजे आने के बाद मेडिसिन चालू करवाए, तो उससे हमको थोड़ा बेहतर लगा पहले से। धीरे धीरे हालत सही थी, हाथ पैर उठाने लग गए थे। लेकिन जैसे 11:30 बजे और ये अग्निकांड हो गया। तो अग्निकांड हुआ तो जैसे जिस हम उस वहाँ थे तो वहाँ सब लोग भागने लग गए और फिर हमको भी लगा कि अपन भी चलें। आग बहुत ज़्यादा लगी। हम ऑक्सीजन का टैंक लेने के लिए बहुत कोशिश करी। हम 20 मिनट इधर उधर भागे, लेकिन हमको वो ऑक्सीजन टैंक नहीं मिला। फिर हमको बिना ऑक्सीजन के पेशेंट को नीचे उतारना पड़ा, जिससे रोड पे ले आए हम पेशेंट को। फिर वो तड़पने लगा, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सके और हमारी आंखों के सामने हम तड़पते हुए हम देखे मेरे भाई थे बड़े। मेरे पापा सर पहले 1 साल पहले डेथ हो गई थी उनकी। अभी तो 9 महीने की एक गुड़िया है भैया की, दिगंबर के 9 महीने की गुड़िया। अभी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले। और हम दोनों भाई छोटे हैं उनसे, हम पढ़ाई करते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी वही निभाता था, उन्हीं की खेती बाड़ी करते थे सर। मैं एक बार इनसे वापस बातचीत करूंगा, लेकिन आप देखिए कि मौत जब आती है तो वो किस तरह से कैसे कैसे रास्ता बना के कैसे कैसे आती है, वो देखिए आप। कहाँ वो सवाई माधोपुर उनका गांव है, कहाँ वो जा रहे थे, यंग है, कहाँ गाय टक्कर मारती है, कहाँ उनके सर में चोट लगती है, कहाँ से वो SMS रेफर होते हैं और यहाँ पर आग लगती है। फिर उसके बाद यहाँ इस तरह से मौत हो जाती है। तो जब मौत आती है तो वो इसी प्रकार आती है। बहरहाल और ये लेकिन परिवार बात वाले वो भी नहीं रो है, रहे हैं बात दीपक, ये कि है कि उनको सिस्टम बचाया रो रहा जा है। सकता था। जैसे राजस्थान कि का ये जो हेल्थ सिस्टम है ये वो रो रहा है, क्योंकि अगर ये सिस्टम बिल्कुल, सही होता तो शायद ये घटनाक्रम ना होता आज दीपक। बिल्कुल ये कह रहे हैं, इनसे मैं फिर से बातचीत करूंगा। ये कह रहे हैं कि भाई 20 मिनट तक हम देखते रहे कि ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन लगा के ही उनको बाहर निकाले, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर ऑप्शन नहीं था, धुआं उठ रहा था, दम घुटता, फिर इन्होंने वैसे ही बाहर निकाल लिया, फिर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। और सर वैसे ही हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की थी कि टैंक कहीं से ऑक्सीजन का टैंक मिल जाए, मिला नहीं। फिर ये मेरा भांजा, इन्होंने फुल कोशिश की लेकिन नहीं मिला। फिर लास्ट में सब निकल के आ गए, तो हमने भी सोचा कि अपन भी निकालें। तो हम निकाल के रोड पर ले आए, सबसे सहायता मांगी। कोई किसी एम्बुलेंस वाले से बोला कि आपके पास ऑक्सीजन है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है। जैसे तैसे आप कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे थे, एम्बुलेंस मिल जाए रोड पे? हाँ, कि हम सोच रहे थे कि थोड़े टाइम के लिए तो अपन ऑक्सीजन लगाएं, जो सांसें तो चलती रहे, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ये सब हो गया। इस दौरान कोई भी स्टाफ, कोई SMS से कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर। बाद में हमारी बॉडी वहीं पड़ी रही। पुलिस वाले आते हैं, हमारे मारपीट करते हैं सर। इतने तेज भगाए हमको, मेरी चप्पल तक रह गई। इतना भ्रष्ट, इतना ऐसा शासन है यहाँ का राजस्थान का अपना। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भ्रष्ट सिस्टम कहेंगे, यूँ कहेंगे कि नकारा सिस्टम कहेंगे कि ये दौड़ते रहे, बाहर एम्बुलेंस वालों से सहायता मांगी, ऑक्सीजन इनको मिल जाए ताकि ये बचा ले, और उसके बाद भी जब फिर ये नहीं बचा पाए, दुख की घड़ी में अंतिम क्षण में अपने भाई के पास है, ऊपर से इनको भगा और रहे, लाठीचार्ज, जैसे ये कह रहे हैं लाठीचार्ज और कर रहे हैं, इनको धक्का दे रहे हैं, इनके नंगे पैर भागे। अब हाँ बताइए सर, हमने हाथ जोड़ी खूब करी कि हमको हमारे घर जाने दीजिए, हमारे पेशेंट जा चुका है, नहीं कि हम नहीं जाने देंगे, ऐसे आपको ऐसे करेंगे। बड़ी मुश्किल से हम छीना झपटी करके फिर भी हम नहीं छोड़े। फिर लास्ट में लाठी चार्ज करी उन्होंने। फिर हाँ, क्या उस वक्त का घटनाक्रम रहा, ये आंखों देखी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मेरी वो भाभी बता भी रहे हैं आई उनसे हुई बातचीत। थी। दीपक हमने जैसे तैसे करके सुबह जल्दी उनको घर पहुंचाया कि वो उससे सहन नहीं होगा ही। अभी तक हम उनको ये नहीं बताया कि किस हाल में, बस ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है।
बेहद दुखद है। जी जी। दीपक आप रहिएगा और इन तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि अपनी आंखों देखी क्या उस वक्त पूरा घटनाक्रम रहा। इन सब के बीच में कटारिया सर एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो परिवार वाले जिन्होंने अपनों को खोया है, जो बता रहे हैं कि क्या क्या नेग्लिजेंस रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो दमकल की टीम थी, फायर ब्रिगेड की टीम थी, वो लेट पहुंची। अगर शायद वो टाइम से पहुंच जाती तो ये जो घटनाक्रम इतना दर्दनाक सामने आया वो ना होता। ज़रा बताएं कि कितने समय में जो टीम है वो पहुंचनी चाहिए, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है? फायर ब्रिगेड की टीम फायर केंद्र से 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होके बाहर निकल जानी चाहिए। और रास्ते में और दूरी का जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही, लेकिन फायर स्टेशन से 6 से 7 मिनट के अंदर फायर की गाड़ी बाहर निकल जानी चाहिए आग बुझाने के लिए, गंतव्य स्थल पर जाने के लिए। क्योंकि फायर की गाड़ी ही एक ऐसी है जो हमेशा अपडेट रहती है। फायर का स्टाफ ड्रेस पहने रहता है, जो ड्यूटी पे स्टाफ होता है वो हमेशा तैयार रहता है। और सर इसमें जी, एक कर्मी ये भी कह रहा था कि अंदर जाने का रास्ता नहीं था, तो हमने ये किया कि हम ऊपर से हम बाहर की तरफ से आए, हमने सीढ़ी लगाई और फिर हमने तोड़ के खिड़की को, उसके बाद अंदर हम एंट्री की। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? अगर सिर्फ एक ही गेट हो, जैसे क्या बता रहे हैं कि इमरजेंसी गेट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं था। हमेशा 2 गेट होने चाहिए। गेट आईसीयू या कोचिंग संस्थान हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी होटल हो, 2 रास्ते होना बहुत जरूरी होते हैं। और इनके कांच के दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ने का साधन उपलब्ध करवाए, हमेशा वहां रहना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर जहाँ पर खिड़की होती है वहां पर अधिकतर जगह कई जगह विपन्स भी लगे रहते हैं। और इसके अलावा फायर की गाड़ी तो हमेशा 6 से 7 मिनट के अंदर बाहर निकलनी चाहिए। अगर वहाँ स्टाफ नहीं है तो स्टाफ को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर गाड़ी की मेंटेनेंस का भी पूरा ये 2 महीने 3 महीने में चेक करना चाहिए कि फायर की गाड़ी का ब्रेक या ऐसा कुछ नहीं, यानी कि वहां से निकले और कहीं जाके अटक जाए। फायर की गाड़ी तो इमरजेंसी सर्विसेज है, तो इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नगर निगम के अधिकारी फायर ब्रिगेड पर नहीं तो कभी मौका देखते हैं, फायर ब्रिगेड का इंस्पेक्शन करते हैं, वो खाली फायर ऑफिसर और फायर स्टाफ के ही भरोसे रहता है। इसलिए वो तो अपडेट होना ही होना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल, कोचिंग संस्थान और केमिकल उद्योग या जहाँ केमिकल की दुकानें हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी का एक्चुअल में फिजिकल वेरिफिकेशन है। इसके लिए एक अलग से कोई टीम सरकार को गठित करनी चाहिए जो कभी भी जी शहर के अंदर जाके कभी भी चेक कटारिया सर, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने लोगों को अवेयर किया कि किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और दीपक आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस अग्निकांड से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट तस्वीरों के जरिए जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक। आग उस समय लगी वो भयंकर थी, किसी को समझने का इतना मौका ही